हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ और नए लेक्चर्स के साथ। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या अंतर होता है, उनके कुछ पॉइंट वाइज पॉइंट हमने सीखा था। आज जो हमारा वीडियो होने वाला है, आज जो बेसिकली हम पढ़ेंगे इसमें कि क्रिस्टल क्या होता है और क्रिस्टल जालक क्या होता है, इकाई सेल क्या होता है, उनके बारे में जानेंगे और इनके प्रकार को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना देरी करते हुए, मन को ताजगी करते हुए कॉपी कलम उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए और समझते जाइए। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, सबसे आगे आपको बोर्ड पे लिखा होगा क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल जो होता है, मैं लिख देता हूँ, संरचनात्मक इकाइयों, संरचनात्मक इकाई यहाँ पे परमाणु, अणु या आयन होते हैं। संरचनात्मक इकाई को बार बार नियमित रूप से जोड़ने पर क्रिस्टल का निर्माण होता है। संरचनात्मक इकाई को बार बार नियमित रूप में एक निश्चित अवस्था के साथ बार बार दोहराया जाता है या उसको जोड़ दिया जाता है तो एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। इन्हीं क्रिस्टल को बार बार अगर दोहराए तो वो एक तरह का जाल बन जाता है। मतलब एक घन का डब्बा बनाए इस तरह से, तो ये आपका एक क्रिस्टल है और इन्हीं के जैसा एक और बनाया जाए तो वो आपका दूसरा क्रिस्टल तैयार हो जाता है इस तरह से। और ऐसे बहुत सारे जुड़ के एक जालक का निर्माण करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी परिभाषा भी लिख देता हूँ। त्रिविम में, अब ये त्रिविम में क्या होता है, 3D में, यहाँ पे लिख देता हूँ 3D में संरचनात्मक इकाइयों त्रिविम में संरचनात्मक इकाइयों के नियमित अवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। मतलब त्रिविम में कहने का मतलब इसमें 3 अक्ष होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस, एक होगा वाई एक्सिस और एक होगा जेड एक्सिस। इन अक्षों में अगर संरचनात्मक इकाई परमाणु, अणु और आयन को नियमित रूप से सजाया जाए, मतलब कहें तो क्रिस्टल के रूप में सजाया जाए, तो यहाँ पे एक जालक बन जाएगा जिसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। तो आपका फर्स्ट पार्ट ये आपको बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। इसी में हम लोग अगर एक क्रिस्टल के जालक का तो ये क्रिस्टल जालक तो ये हो गया, लेकिन अगर इसके एक बिंदु को पढ़ा जाए तो उसको बोलते हैं इकाई सेल। अब हम उसका अध्ययन करेंगे, इकाई सेल क्या होता है। तो फटाफट हेडिंग लगाएंगे, इकाई सेल क्या होता है। अपने कॉपी पे भी हेडिंग लगा दीजिए कि इकाई सेल। इकाई
सेल या एकक कोशिका, इसको अंग्रेजी में यूनिट सेल भी बोला जाता है। इकाई सेल। मैं परिभाषा लिख देता हूं। इकाई सेल क्रिस्टल का वह बिंदु है, इकाई सेल त्रिविम में वह अवस्था होती है, इकाई सेल त्रिविम में वह व्यवस्था होती है जिसे बार बार दोहराने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। मतलब इकाई सेल उसे बोलेंगे वह व्यवस्था होती है, ऐसी सजावट होती है जिसे बार बार दोहराने पर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। मतलब उसका एक हिस्सा आपका यूनिट सेल कहलाता है। मैं दिखा देता हूँ कैसे इसको बनाना है। तो एक घन के डब्बे आप देखे होंगे, उस टाइप से होता है। ये इकाई सेल है। इन्हीं के जैसा 3D में एक और आएगा, फिर उसके बाद आते 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 एक क्रिस्टल जालक बना लेता है। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। बनाने का रूल, इसका एक फंडा है, बना देता हूं यहाँ पे। आप लोगों को बढ़िया से देखिएगा। ये टॉपिक में ये बनाना, एक को तो बनाना बहुत आसान है, लेकिन अनेक को बनाना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल मैं कोशिश करता हूं कि 2-3 बना के दिखा दूं। ये देखिए पहला बन चुका है। मैं अलग अलग मार्कर का उपयोग कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से दिखे। एक घन हो गया। इसी के बगल में जस्ट दूसरा घन होगा, वो भी दिखा देता हूँ। दूसरे कलम से बनाता हूँ, तब आपको अच्छे से दिखेगा। ऐसे बार बार दोहराता है, आप समझ जाइएगा। देखिए यहाँ, उसके बाद इसको मिलाइएगा। ये दूसरा घन तैयार हो गया। देखिए ऐसे और भी बढ़ सकते हैं। मैं फिर दूसरा कलम ले रहा हूं। देखिए एक क्रिस्टल जालक बन गया। आपको भी खुद लगता होगा। देखिए बढ़िया से, अच्छे से देखिए। देखिए ये एक क्रिस्टल जालक बन गया। इसका एक हिस्सा ये है आपका इकाई सेल। ये आपका क्या है? इकाई सेल। तो अच्छे से समझ में आया। अब इकाई सेल में 3 पैरामीटर होते हैं, मैं बता देता हूं वो क्या होता है। अगर देखूं तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा,
ये वाई एक्सिस हो जाएगा, आपको वो जो बताया त्रिविम में होता है क्यों होता है, ये वाई एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा जेड एक्सिस हो जाएगा। 3 पैरामीटर इसका क्या होता है, इसमें 3 भुजाएं होती है और इसके 3 कोण होते हैं, जाहिर सी बात है। जो ये होगा ये एक्स हो, ये आपका ए भुजा वाला होगा, ये आपका बी वाला, ये सी वाला। ये आपका कोण अल्फा मान के चलते हो जो कोण बना रहा है, ये आपका बीटा कोण हो जाएगा और ये आपका गामा कोण हो जाएगा इस तरह से। तो ये पैरामीटर 3 पैरामीटर है इसके, जो देख लीजिए 3 पैरामीटर कहने का मतलब ये त्रिविम में 3 अक्षों से बना होता है, जिसकी 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं। इन्हीं कोणों के एंगल चेंज हो जाने से क्रिस्टल का आकार चेंज हो जाता है। इन्हीं भुजाओं के बदल जाने से क्रिस्टल का आकार बदल जाता है। तो इस तरह से देखें, क्या क्रिस्टल घन ही हो सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। क्रिस्टल हमारा जो है टोटल 7 प्रकार के होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुल क्रिस्टल तंत्र के 7 प्रकार हैं। अब उनके बारे में भी लिख देता हूँ कौन कौन सा है, तो आप लोग बने रहिए। उनके बारे में भी बता देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग भी कॉपी पे नोट्स करते जाइए। तो पहला है घन्य, दूसरा हो जाएगा द्विसमलंबाक्ष, तीसरा हो जाएगा विषमलंबाक्ष, चौथा हो जाएगा एकनताक्ष, पांचवा हो जाएगा षटकोणीय, छठा हो जाएगा त्रिसमनताक्ष और आखिरी हो जाएगा आपका 7वां जो कि है वो है त्रिनताक्ष। ये 7 क्रिस्टल होते हैं जिसके क्या कहते हैं, उनके कोण, यहाँ पे कोण चेंज हो जाता है। तो कभी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा आपस में बराबर नहीं होते, कभी अल्फा बीटा में बराबर नहीं होता है, कभी इसकी भुजाएं जो होती है ए बी में बराबर नहीं होते हैं। इस तरह से 7 बनते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ घन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो हम पढ़ेंगे सिर्फ घन, क्योंकि सबसे सममित एकक कोष्ठिका यही होती है। घन्य एक सममित एकक कोष्ठिका होता है जिसे इस अध्याय में पढ़ा जाता है, और सबसे बेकार बोलो या असम्मित त्रिनताक्ष होता है जिसे नहीं पढ़ा जाता। तो बढ़ते हैं अगले इसके पेज पे, तब तक के लिए मैं मिटाता हूँ। अगर आप लोग कॉपी पे नोट्स कर लिए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट में लिखिए क्रिस्टल के कुल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी प्रकार की होती है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए 7। घन्य एकक कोष्ठिका के बहुत सारे प्रकार होते हैं। उसकी कणों के सजावट या व्यवस्था के आधार पर उनके प्रकार को बांटा गया है, जो कि 4 प्रकार के हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं, कणों की व्यवस्था के आधार पर क्रिस्टल के प्रकार। घन्य क्रिस्टल के प्रकार।
घन्य यहाँ पे क्यों बोले, क्योंकि हम घन्य में ही पढ़ेंगे, जो कि हमारा कहता है अंतः एकक कोष्ठिका, या सॉरी, सबसे पहला जो होता है सरल एकक कोष्ठिका। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पहला जो है सरल एकक कोष्ठिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, अर्थात इसको शॉर्ट में बोलते हैं एससीसी। आपको शॉर्ट में ही ज़्यादा पूछा जाएगा, हिंदी में उतना कम ही रहेंगे और इंग्लिश में भी कम ही रहेंगे। शॉर्ट में आपको लिखा रहेगा एससीसी, उसका मतलब आप लोगों को समझना है कि यहाँ पे बात कर रही है सरल एकक कोष्ठिका की। तो परिभाषा इसकी लिख लेते हैं, जब अवयवी कण, यहाँ पे अवयवी कण वही परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित हो तो उसे सरल एकक कोष्ठिका, अर्थात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीसीसी डायरेक्ट, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एससीसी डायरेक्ट, एससीसी, उसे एससीसी कहते हैं। इसका डायग्राम बनाए तो इस तरह से बनेगा कि एक घन आपको बनाना है। आपको पता चल ही गया कि ये घनीय एकक कोष्ठिका है, तो पहले आपको एक घन बनाना है, और इस घन बनाने के बाद इसके अवयवी कण को रखना है। अवयवी कण जो होंगे इसके कोने पर होंगे, तो इसके कितने कोने हैं देख लीजिए, एक कण यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ और आठवां यहाँ। तो टोटल कितने कण हो गए, 8 कण रखे हुए हैं। तो देख लीजिए ये आपका जो है एक एससीसी का डायग्राम है, ये एससीसी है। क्या ये कण इतने ही छोटे हैं? नहीं, ये कण आपके बड़े हैं, एक गोले के रूप में है। जैसे आपने एक गोले के गेंद को देखा होगा क्रिकेट बैट में जो यूज़ किया जाता है। अगर उसके 8 गोलों को लिया जाए और 8 गोलों को इस तरह से रखा जाए कि 4 गोले नीचे और 4 गोले उसी के ऊपर जस्ट, और उसके हर एक केंद्र को मिलाने पर एक घन तैयार होगा, उसी घन को सरल एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो यहाँ पे जो इस छोटे से बिंदु सिर्फ दिखाने के लिए दिया जाता है, वास्तविकता में जो होता है ये एक बड़ा सा गोला होता है। अब बड़ा गोला देने पे आपको समझ में उतना नहीं आएगा, इसलिए हम लोग कण का इस्तेमाल करते हैं। देखिए बिल्कुल अजीब लगने लगा, 4 तो दे भी दिए, 4 इसी तरह नीचे रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर का फ्लो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं इसके दूसरे प्रकार की तरफ, जो कि है अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका। लगाते हैं हेडिंग। दूसरा है अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका। इसको इंग्लिश में हम लोग बॉडी सेंटर्ड सेल कहते हैं।
अर्थात शॉर्ट में इसको BCC बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा की बात करें, इसमें अवयवी कण यहाँ पे हमेशा याद रखना परमाणु, अणु और आयन की बात हो रही है। तो इसमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त कोष्ठिका के केंद्र में एक कण उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं, जिसे BCC कहा जाता है। अब मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम बिल्कुल इन्हीं के जैसा होगा, बट इसका डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पे। एक कण तो कोनों पे होंगे ही, ये तो बोल दिया है कि कोनों के अतिरिक्त, मतलब कोनों पे तो होंगे ही, साथ में इसके जो एक कण होंगे वो आपके कहाँ रहेंगे, इस केंद्र को, इस घन के, इस कोष्ठिका के केंद्र के बीचों बीच में, जैसे यहाँ पे। मतलब 4 गोले ऊपर रखना है, जो बता रहे थे हम, 4 गोले ऊपर और 4 गोले उसके, मैं जो बता रहा था 4 गोले नीचे और 4 गोले ऊपर, उसके बीचों बीच में डाल देना है आपको एक और गोला। हाँ, जाहिर सी बात है वो उठ जाएगा, बिल्कुल उठ जाएगा, और उसका एक कण दूसरे कण से टच नहीं होंगे। अब यहाँ पे SCC की बात करूँ तो ये एक कण दूसरे कोने के कण आपस में टच हो जाते हैं, स्पर्श करते हैं, कोने के कण आपस में स्पर्श करते हैं। लेकिन BCC में ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आप बीच में डालिएगा ये कण आपस में, कोनों के कण हट जाएंगे। हाँ, लेकिन अब भी उसके केंद्र को ही मिलाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके तीसरे प्रकार को लिखते हैं, तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए मिटाते हैं। तीसरा जो इसका प्रकार है उसे बोलते हैं फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका, तो लिख देता हूं, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस सेंटर्ड सेल, मतलब FCC। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या बनती है। मैं जो बार बार दोहराता हूं क्योंकि आप लोगों को याद हो सके, मैं इसलिए बार बार दोहराता हूं, तो ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। मैं बार बार दोहराता हूं, इसका मतलब आप लोग भी दोहराइए, आपको भी याद रहेगा। तो FCC की बात करूं, इसमें अवयवी कण
एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त फलक के हर एक केंद्र पर एक एक कण अवस्थित होता है। जिसे एफसीसी कहते हैं। इस तरह से मैं दिखाऊं इसका चित्र कैसे बनता। हाँ, इसमें जो अभी कण होता है कोनों पे तो रहेंगे, लेकिन उसके हर एक फलक, घन के 6 फलक होते हैं, 6 फलक पे एक एक कण अवस्थित होंगे, तो उसी को क्या कहते हैं? एफसीसी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एफसीसी का डायग्राम भी बना देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ पे कण रखता हूँ, कोनों पे तो रहेंगे कण, ये कण, ये कण, ये कण आपके कोने पे रहेंगे। अब इसके फलक को देखते हैं, मैं अलग मार्कर से यूज़ कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझने में सुविधाएं हो। देखिए, पहला जो ये कण है, ये वाला दिख रहा होगा आपको, मैं जो घुमा रहा हूँ बार बार इस पर, तो ये हो गया आपका पहला फलक और इसके केंद्र पे एक कण रहेंगे। इसके जस्ट बगल वाले ये रहा, उसके जस्ट बगल वाले ये रहा, और इसके जस्ट बगल वाले ये रहा। 4 हो गए। और एक सामने में जो ये रहा, मैं छोटा सा यहाँ पे दिखाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि छोटा गोला है, गोला हमेशा बराबर मात्रा में। और इसके जस्ट पीछे जो रहा ये रहा, देख सकते हैं 6 हो चुके हैं। अब मैं आपको रियल इमेज कराता हूँ, एक काल्पनिक सोच से आपको बताता हूँ। आप लोग सोचिएगा कि एक आप रूम में खड़े हैं या बैठे हैं, उस रूम में आपको 6 फलक दिखते होंगे। कैसे? एक ऊपर के फलक में, एक नीचे के फलक में, 2 हो गए। एक आपके जहाँ पे आप, यहाँ मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके पीछे वाला 3, एक इसके बगल वाला 4, और एक पीछे वाला 5, और ये 6 हो गए। इन 6 फलक के केंद्र पे बीचों बीच में एक गोला स्थित रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ पे तीनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। ईसीसी एक बोलते हैं, 4 होते हैं, मतलब घनीय एकक कोष्ठिका के 4 प्रकार होते हैं। एक ईसीसी होता है, ईसीसी को वैसे पढ़ते नहीं है लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ ईसी क्या होता है। ईसीसी को बोलते हैं एंड सेंटर्ड सेल, तो अंतः एकक कोष्ठिका, तो ईसीसी बोलते हैं इसको। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, इसका मतलब होता है एंड सेंटर्ड सेल, ये होता है। अब यहाँ होते हैं अवयवी कण, तो कोने पे मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। अब अवयवी कण कोनों पे, और इसके 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित होंगे। मतलब अवयवी कण जो होंगे कोनों पे तो होंगे ही,
साथ में इसके दो विपरीत फलक, विपरीत कहने का मतलब अगर आपने इस साइड वाला लिया है तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, इस साइड। अगर ऊपर वाला लिए हैं तो इसके नीचे वाला जस्ट हो जाएगा। मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। कोने पे तो रहेंगे, सब में रहते हैं कोने पे, आपने देख चुके हो, आप देख चुके हैं, कोने पे सब में रहते हैं। विपरीत क्या होगा, एक ऊपर वाला तो एक नीचे वाला, चाहे ये लीजिए चाहे आप ये वाला बगल वाला, कोई दो ही लेना है बस। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट्स कर लीजिए, या आप कॉपी पे उतारना चाहते हैं उतार लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप लोग बताइए गन्ने क्रिस्टल के कितने प्रकार होते हैं, सभी के नाम कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए। तब तक के लिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए कणों की कितनी भागीदारी होती है, कणों की हिस्सेदारी निकालें। मैं अपने मन से ये बता रहा हूँ हिस्सेदारी। हिस्सेदारी क्या होता है, एक कण का कितना हिस्सा अंदर है। तो हम एक एक करके सब में जानेंगे, SCC, साथ में BCC और FCC। और क्यों नहीं आगे इसलिए ये नहीं क्योंकि हम ECC नहीं पढ़ते हैं इस चैप्टर में, हम SCC, BCC और FCC का ही अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं, मतलब इस पे प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे बोलते हैं इसको प्रभावी कणों की संख्या। देखिए SCC में टोटल जो होते हैं 8 कण होते हैं, बिल्कुल ये 8 हुआ। टोटल कितने कण होते हैं, 8 कण होते हैं, मैंने वो लिख दिया। अब लेकिन आपको पता होगा एक घन में कभी भी पूरा शेयर नहीं होता, कभी भी पूरा शेयर नहीं होता है। उसका मैं बताऊं तो 1/8 हिस्सा शेयर होते हैं। ऐसे दिखने में अजीब लगेगा, पर मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे ये रहा, ये एक कण है, इस एक कण का जो हिस्सा होता है वो 1/8 होता है। कैसे, ये एक घन में हुआ, इसके पीछे वाला जो घन बनेगा उसमें भी होगा, इसके बगल वाला घन जो बनेगा उसमें भी शेयर होगा, और इसके ऊपर वाला जो बनेगा यानी ऊपर वाले में, पीछे बगल वाले में और पीछे वाले में, और सामने वाले में तो अलग ही है और इस वाले में जो अलग ही है, और ये वाला घन अलग ही है। तो टोटल देखा जाए तो 1/8 हिस्सा शेयर होते हैं। मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, लेकिन हाँ 1/8 हिस्सा शेयर होते हैं, आप इसको याद कर लीजिए। तो देखिए टोटल 8 कण है और उसके हिस्सेदारी कितना है, 1/8। तो इस तरह से कट के कितना आ जाएगा, 1। इसको बोलते हैं Z बराबर 1, अर्थात प्रभावी कणों की संख्या जो होती है वो आपकी 1 होती है। BCC की बात करें तो BCC में देखिए क्या होता है, 8 कण कोने पे तो होते ही हैं, बिल्कुल होते हैं। दूसरा इसका हिस्सा कितना होता है, इसका हिस्सा वही 1/8 होता है। 3D में हमेशा 1/8 हिस्सा ही शेयर होगा, समझ में आया आपको। तो और एक कण तो प्रॉपर अंदर में रहते हैं यहाँ पे BCC में, बिल्कुल, तो वो तो प्रॉपर अंदर रहता है, वो किसी में शेयर नहीं होता। तो इस तरह से अगर निकाला जाए 8 एकम 8 ही, तो ये 1 + 1 हो जाएगा 2, अर्थात Z बराबर हो जाएगा 2। प्रभावी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इस वाले में 1। FCC की बात करूं तो 8 कण कोनों पे तो होंगे ही, साथ में उसके हिस्से जो होते हैं 1/8, और इसके फलक पे भी होते हैं। कितने फलक है, टोटल 6 फलक है। और उसका हिस्सा कितना होता है, जाहिर सी बात है, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, इसमें बता सकता हूँ मैं आपको। ये आपका क्या है, ये एक फलक है, इस फलक के मैं जिस साइड हूँ उस तरफ भी एक हिस्सा रहेगा,
और अगला इधर जो है इस दीवार के उस साइड जो उसी गोला का आधा हिस्सा अंदर रहता है, आधा हिस्सा बाहर। तो यहाँ पे आधा शेयर हो रहा है। कितना शेयर हो रहा है? आधा। तो 1/2। तो 2 तिया 6, 8 एकम 8 ही, तो बन गए 1 + 3 अर्थात 4। तो z बराबर यहाँ पे कितना आ गया? 4। तो इसका मतलब हुआ कि SCC जो है वो 1 कणों का बना होता है, BCC जो है वो 2 कणों का बना होता है, और FCC जो है वो 4 कणों का बना होता है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं। उनको बार बार देखने से आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।